गुड आफ्टरनून। हमारा लास्ट वीडियो चल रहा था क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कंसल्टेशन। जो फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, क्या वो क्लिनिकल फार्मेसी में कंसल्टेशन में क्या रोल करता है। रिकग्नाइजेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एक्टिविटी में इम्प्रूव फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन में क्या होता है कि जो कि फार्मासिस्ट की एक्टिविटी है उसको रिकग्नाइज करके हम उसको इम्प्रूव करते हैं। द पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनल कंसल्टेशन शो दैट 52% ऑफ पार्टिसिपेट ट्रस्टेड फार्मासिस्ट एंड 55% कंसिडर द फार्मासिस्ट एज ए फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि जो हम कंसल्टेशन की बात करते हैं, अगर हमने कोई भी पेशेंट है, अगर हम उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको सुझाव देता है मेडिसिन के बारे में। क्या सुझाव देता है वो मेडिसिन के बारे में कि आपको कब दवा लेना है, किसके साथ लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, ये दवा लेने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से प्रॉब्लम में आपको कंसल्ट करना है, किसी भी फिजिशियन या फार्मासिस्ट से कब कंसल्ट करना है। वो मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें बताता है। क्या इंट्रैक्शन है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, मतलब एक दवा दूसरी दवा के साथ लेना है कि नहीं लेना है, कौन से खाने के साथ लेना है, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप किसी पेशेंट को बताते हैं तो उसका क्या होता है, उसका फेथ बढ़ता है, उसका जो विश्वास होता है, जो इंट्रैक्शन है पेशेंट और फार्मासिस्ट का इंट्रैक्शन, वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो हम कंसल्टेशन प्रोसेस में क्या बोलते हैं, WWHAM, इसका शॉर्ट नेम होता है। W का मतलब हु इज इट, कौन है, फिर से W है व्हाट आर द सिम्टम्स, मतलब उनको क्या क्या सिम्टम्स हैं, उल्टी आ रहा है, दस्त है, बुखार है, गले में दर्द है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो सिम्टम्स क्या है। यस का मतलब हाउ लॉन्ग हैज इट गोइंग ऑन, ये कब से है। ये सारी चीज़ जब भी हम कहीं जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, किसी बीमारी को दिखाने के लिए, कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले पेशेंट की डिटेल ली जाती है, कौन है, क्या एड्रेस है, वो मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, उसका बॉडी वेट कितना है, वो सारी डिटेल ली जाती है। उसके बाद डॉक्टर क्या पूछता है, आपको क्या परेशानी है। तो परेशानी का मतलब यहाँ पे क्या बताना रहता है, क्या सिम्टम्स है। परेशानी में पूछता है ना कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, तभी तो डॉक्टर डायग्नोस करता है बेसिस ऑफ सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है उसको, उस सिम्टम्स को क्लिनिकल से कोरिलेट करता है, फिर वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिखता है, कुछ उसके रिलेटेड टेस्ट लिखता है कि हमको ये चीज़ टेस्ट करा लेना है। तो वो सारी चीज़ें किसके बेसिस पे होती है, सिम्टम्स के बेसिस पे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में, कब से है ये, हाउ लॉन्ग हैज इट गोइंग ऑन। इसके बाद वो एक्शन टेकन, क्या क्या उसका, फिर वो अपना वर्कअप प्लान नोट करता है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। वो अपना वर्कअप लिखता है कि हमको क्या एक्शन लेना है, पहले हमको टेस्ट करना है, अगर टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या निगेटिव आएगा तो हमको नेक्स्ट प्लान क्या करना है। तो सारी चीज़ें क्या करता है, वर्कअप करता है उस बीमारी को लेके, उस सिम्टम्स को लेके। उसके बाद क्या होता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन भी टेकन, वो पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कंसल्टेशन प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एएस मेथड, ASMETHOD, एस मेथड भी आप शॉर्ट नेम ध्यान रख सकते हैं। ए का मतलब होता है सबसे पहले एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज कितनी है, उम्र कितना है। यस का मतलब सेल्फ और समवन एल्स, वो खुद है या कोई और है। मेडिसिन का मेडिसिन हैज टेकन, क्या मेडिसिन लिया है। एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन, मतलब कि उसका क्या क्या चीज़ें है।
टाइम ऑफ सिम्टम्स, कब से आ रहा है, मतलब पेट दर्द कब से है, उल्टी कब से आ रहा है, या कोई सिम्टम्स है जो भी फीवर कब से आ रहा है। तो जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नोट करते हैं, वो कंसल्टेशन प्रोसेस का पार्ट आता है। उसके बाद एच आता है, एच को बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ डिजीज। वो इसकी हिस्ट्री क्या है, बीमारी की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद आता है अदर सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स के अलावा कुछ और तो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। डूइंग एनीथिंग फॉर क्योर, कुछ उसके क्योर के लिए कुछ किए हैं। ये सारी चीज़ें सेकंड हमारा प्रोसेस है। पहला हमारा WWHAM था, सेकंड है एस मेथड। ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। दो प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है एनकोर। नेक्स्ट प्रोसेस है एनकोर, ENCORE। का मतलब होता है इवेल्युएट द सिम्टम्स, इट्स ऑनसेट, रिकरेंस एंड ड्यूरेशन। इसका मतलब होता है कि जो सिम्टम्स है वो कब आया, ऑनसेट कब से स्टार्ट हुआ, रिकरेंस है मतलब वो बार बार हो रहा है, और रिकरेंस का ड्यूरेशन क्या है, 4 घंटे में होता है, 8 घंटे में होता है। तो ये पहला चीज़ जो फर्स्ट है, ई का मतलब होता है इवेलुएट द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स है उसको इवेलुएट करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है उसका इवेल्युएशन होता है, इसका ऑनसेट क्या है, रिकरेंस है, और इसका ड्यूरेशन क्या है। एन का मतलब नो मेडिकेशन इज ऑलवेज एंड ऑप्शन, मतलब मेडिकेशन नहीं देना या उसके ऑप्शन क्या है। सी का मतलब होता है केयर व्हेन डीलिंग विद स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप। क्या हमको केयर लेना है स्पेसिफिक पेशेंट के साथ, या कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है उसके साथ हमको क्या केयर लेना है, क्या डीलिंग करनी है। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर साइन ऑफ सिस्टमेटिक डिस्टर्बेंस। जो भी हमारा पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन सिम्टम, उसका डिस्टर्बेंस क्या है। आर का मतलब होता है रिफर व्हेन इन डाउट। अगर बीमारी नहीं समझ में आती है तो क्या करते हैं, उसको रेफर करते हैं फॉर द हायर हॉस्पिटल। अगर कोई PSC पे पेशेंट जाता है, वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं रहती है, वो ग्राम लेवल का हॉस्पिटल रहता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो रेफ़र करता है किसी नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए कि हाँ हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, या हमको डाउट है बीमारी क्या है, या अगर बीमारी ये है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करता है वो रेफ़र कर देता है कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। आर का मतलब यहाँ पे होता है रिफर व्हेन इन डाउट। इसके बाद होता है एक्सप्लेन, ई का मतलब होता है एक्सप्लेन एनी कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंडेड। उसको क्या कोर्स देना है, उसका एक्सप्लेनेशन, कितने टाइम का देना है, क्या ड्यूरेशन देना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन प्रोसेस हमारा थर्ड था एनकोर। इसके बाद आता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में मतलब उनको काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू हेल्थ अवेयरनेस, टू ये सारे पार्ट हमारे पेशेंट काउंसलिंग में आते हैं। इसके बाद होता है हमारा रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्या क्या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। तो सबसे पहला आता है स्टेप 1, स्टेबलाइजिंग द नीड फॉर द ड्रग थेरेपी। जो भी हमारा ड्रग थेरेपी का जो आवश्यकता है उसको स्टेबलाइज करना है। ये पहले सबसे पहले हमारी रोल होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। इसमें क्या क्या होना चाहिए, जो भी हमारा ड्रग थेरेपी का स्टेबलाइजेशन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रिलेवेंट पेशेंट डिटेल। पेशेंट की जो भी सारी डिटेल है, पेशेंट का एज ग्रुप, उसका एज क्या है, वो मेल है फीमेल है, चाइल्ड है, ओल्ड एज का पेशेंट है जिसको हम जीरियाट्रिक पेशेंट बोलते हैं, बच्चों को पीडियाट्रिक पेशेंट बोलते हैं। तो जो भी पेशेंट की डिटेल है, जितनी डिटेल्स है वो सारे चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। जो भी हमारा EMR है, हम EMR बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड।
जो बड़े हॉस्पिटल हैं आज आज के टाइम में, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अपने यहाँ रखते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी बाहर से पेशेंट जाता है, उस पेशेंट का पहले वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस स्पेसिफिक पेशेंट की सारी डिटेल फिल हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉनिक उसको एक नंबर दे दिया जाता है। उस नंबर के अगेंस्ट उस हॉस्पिटल में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी ट्रीटमेंट रिलेटेड, क्या उनको बीमारी थी, क्या टेस्टिंग किया गया, क्या दवा दिया गया, कौन से डॉक्टर ने देखा, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में फीड होता जाता है। वो सारा कंप्यूटर के बेसिस पे वो रिकॉर्ड करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाती है। अगर उस हॉस्पिटल में वो पेशेंट जाता है तो जो भी उनको देखने वाला फिजिशियन है, सर्जन है, या जो भी लोग हैं, उससे वो पता चल जाता है कि वो जो पेशेंट है, पेशेंट ने क्या मेडिसिन लिया था, क्या उस पर टेस्टिंग हुई थी, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग है, कौन सी बीमारी थी। इसके बेसिस पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, एक मेडिकेशन हिस्ट्री डेवलप करता है। पहला हो गया पेशेंट का डिटेल, उसके बाद मेडिकेशन हिस्ट्री। इसके लिए क्या करता है, जो हमारा स्टेप 1 है, द फार्मासिस्ट आफ्टर वन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब ऑन द expected benefits and risk of drug therapy by evaluating both the evidence based on individual patient factor। वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसका रिस्क क्या है ड्रग थेरेपी को, सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और ये सारी चीज़ें किसके बेसिस पे करते हैं, एविडेंस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट। जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसकी हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे वो इवेलुएट करते हैं उसका रिस्क, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सपेक्टेड रिस्क क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। वो सारी चीज़ें क्या करता है, इवेलुएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। जो सिंगल सिंगल पेशेंट हैं उन सारे बेसिस पे वो इवेलुएट करता है। द एविडेंस फॉर वन स्पेसिफिक मोड ऑफ द थेरेपी में नॉट बी कंक्लूसिव। In these circumstances, the pharmacist will need to call on their understanding of the principle of pharmaceutical sciences and clinical experience to provide the best advice possible। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेसिफिक मेथड है, जो स्पेसिफिक मोड ऑफ थेरेपी है, वो नहीं हो पाता किसी किसी कंडीशन में। तो उसमें क्या करता है, जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, उन चीज़ों को समझता है ऑन द बेसिस ऑफ द जो फार्मास्यूटिकल साइंस है। फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब जो भी हमारे मेडिसिन है, मेडिसिन का प्रिपरेशन, उसका इंट्रैक्शन, एपीआई का इंट्रैक्शन, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस है, और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे क्या करता है, वो बेस्ट एडवाइस देता है। वो क्या बेस्ट पॉसिबल है, वही चीज़ें वो कंक्लूड करता है। इसमें आता है रूलेंट पेशेंट डिटेल में क्या होता है, विदाउट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट हेल्थ एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस इट इज डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज द existence of the potential for the medical related problem, so the following requirement are need to be fulfilled। जब तक हमको पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हमको स्टेबलाइज करना है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे एज, हम फैक्टर की बात करें तो हमारा सबसे पहले हमने लिया है एज फैक्टर। इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, द वेरी यंग एंड द वेरी ओल्ड आर मोस्ट ऑफ रिस्क ऑफ द मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या होता है कि जो ओल्ड एज है, अगर मैं एग्जांपल लिया कि अगर हम एज फैक्टर क्यों लेते हैं, अगर कोई ओल्ड एज है तो उनकी क्या रहती है कि बॉडी का पेरिस्टलिक मूवमेंट कम रहता है। पेरिस्टलिक मूवमेंट की वजह से हमने अगर कोई ओरल मेडिकेशन लिया, तो ओरल मेडिकेशन लिया तो उसका स्टमक में टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, आगे पेरिस्टलिक मूवमेंट कम है तो उसका जो भी ट्रांजिट टाइम है वो बढ़ गया। स्टमक में 2 से 4 घंटे की जगह हो सकता है 6 घंटे रह जाए। उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो बॉडी के जो सेल हैं उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, एक रिस्क होता है। कोई भी मेडिसिन हमने ओल्ड एज को दे रहे हैं तो उसका एडवर्स रिएक्शन या अलग चीज़ें, तो उसके बेसिस पे ही वो सारी चीज़ें रिस्क कैलकुलेट की जाती है
ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो ओल्ड एज में है या यंग एज है, जो ड्रग दिया जाए उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो मान लो कि सारे ड्रग जब भी हम ओरली देते हैं तो फर्स्टली सारे क्या होते हैं, लीवर से पास होते हैं। लीवर से पास होने पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अगर मान लो किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो क्या होता है कि ड्रग वहीं पे मेटाबोलाइज हो गई, किसी में नहीं हुआ, एक्सक्रीट नहीं हुआ, तो अलग अलग प्रॉब्लम आती है एज की बेसिस पे भी। सेकंड है जेंडर। जेंडर में हमारा मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस पे भी हमारा इंडिकेशन होता है। दिस में अल्टर द चॉइस ऑफ द थेरेपी फॉर द सर्टेन इंडिकेशन। बहुत से हमारी बीमारियां हैं, इंडिकेशन है, उसमें हमारा ड्रग थेरेपी चेंज हो जाती है। इट में आल्सो फॉर्म कंसिडरेशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर द प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग। हमारा मेन प्रॉब्लम कब आता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो बहुत सी मेडिकेशन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती है, हो सकता है बच्चा एबार्ट हो जाए या दूसरी भी प्रॉब्लम आती है। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि हमारी जो हमने ड्रग लिया है तो दूध के साथ बच्चे को भी जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए हमारी जो ड्रग थेरेपी है, ड्रग थेरेपी हमको चेंज करना पड़ता है, और चेंज चॉइस हमको फिर चेंज करना पड़ता है। इसलिए जो फैक्टर है, पेशेंट डिटेल है, तो वही इन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए हमको ड्रग थेरेपी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद इथेसिस और रिलीजियस बैकग्राउंड रिसेंटली डिटरमाइंड predisposition of the disposition to the intolerance or ineffectiveness should be considered with the certain class of the medication. For example, ACE inhibitor in Afro-Caribbean people formulation may be problematic for the other group. For the example, those based on the blood product for the Jealous whiteness of protein derived product of the US collection। ये हमारा बहुत से जगह जो भी हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे भी हमको मेडिकेशन चेंज करना पड़ जाता है। सोशल हिस्ट्री दिस में इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी टू मैनेज मेडिकेशन जो भी हमारे ड्रग्स हैं, मैनेज मेडिकेशन या ड्रग्स एंड इन्फ्लुएंस फार्मास्यूटिकल केयर नीड्स। फॉर एग्जांपल, लिविंग अलोन और इन ए केयर होम ऑफ एबिलिटी ऑफ नर्सिंग सोशल एंड इनफॉर्मल केयर। तो सोशल हिस्ट्री में क्या है कि अगर पेशेंट सिंगल है, अगर अकेले रहता है और उनको कोई मेडिकेशन दी जा रही है तो वहाँ पे हमारा केयर के लिए अलग से नर्सेज या केयर होम अवेलेबिलिटी है नहीं है। जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में हो सकता है कि लोग अलग केयर करने के लिए भी अटेंडेंट हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारी इम्पैक्ट करती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो भी हमारा मेथड इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद फैक्टर आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जो हमारा सिम्टम्स है, क्या जब भी कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या सिम्टम्स है, उसके बेसिस पे वो डॉक्टर उसको एग्जामिनेशन करता है। अगर हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम जाके बोले कि हमारा सर दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर उसी डायरेक्शन में वो इवेलुएट करेगा, उसी डायरेक्शन में वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो आपका जो साइन सिम्टम्स है, जो चीज़ें हमको वो सारी चीज़ें डॉक्टर को क्लियरली बतानी चाहिए। उसी बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है, जो भी पेशेंट का कंप्लेन है, जो भी चीज़ें बताता है उसी के बेसिस पे जो उनका लैब का प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। फार्मासिस्ट टू कंसिडर वेट एवर दिज माइट बी एट्रीब्यूट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब और परचेज मेडिकेशन। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो क्या कर देगा, जो भी मेडिसिन का जो परचेजिंग है या जो भी उसके एडवर्स इफेक्ट है, उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही वो परचेज करता है या देता है। इसके बाद आता है वर्किंग डायग्नोसिस। वर्किंग डायग्नोसिस में क्या है कि जो हमारा सिम्टम्स है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे
फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करता है कौन से हमें क्लास की मेडिसिन देती है। वो क्लास का मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बेस पे होता है। जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन बेस का जो करेंट एविडेंस है, जो उन्हें साइन सिम्टम्स है, क्लिनिकल फाइंडिंग है, उसकी बेसिस पे ही वो आइडेंटिफाई करता है और मेडिसिन कौन से क्लास की देनी हो डिसाइड करता है। इसके बाद आता है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, जो हमारे फैक्टर है। ये सारी चीज़ें फैक्टर हम बता रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है। तो फैक्टर क्या है कि प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री। जब भी कोई भी पेशेंट जाता है या डॉक्टर, उनके सारी जो भी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट होता है, जो भी केयर मैनेजमेंट है, करेक्ट प्रॉब्लम है क्या है, वो सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे अप्रोप्रिएट थेरेपी ही गाइड हो पाएगा। अगर हमारा प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री हम अगर क्लियर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग हो, जो सिम्टम्स हो, वो बीमारी जो है वो डायग्नोस ही ना हो पाए। इसलिए हमेशा प्रीवियस हिस्ट्री डॉक्टर हमेशा आपसे पूछता है। फिजिशियन जो भी है वो उस पेशेंट से वो अंडरस्टैंड होता है कि हमारी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है। उसके बेसिस पे करंट जो भी सिम्टम्स है, जो भी करंट हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, कब से आ रही है, रिकरेंस है, वो सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेबोरेटरी या फिजिकल फाइंडिंग। लेबोरेटरी या फिजिकल फाइंडिंग में क्या होता है? लेबोरेटरी में हमारे क्या होते हैं कि जो भी हमारे सैम्पलिंग है, ब्लड सैम्पलिंग, यूरिन सैंपल या हार्ट रिलेटेड जो भी टेस्ट है, ये सारी चीज़ें उस लेबोरेटरी से टेस्ट की जाती है। उसके जो रिजल्ट है या फिजिकल फाइंडिंग है, उसके बेसिस पे ही हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग से कोरिलेट किया जाता है। अगर हमने कुछ चीज़ का ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ है या कार्डिक की प्रॉब्लम है, या हो सकता है हमारा सीबीसी जो भी कंप्लीट ब्लड काउंट है उसकी फाइंडिंग्स है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या एलडीएल या एचडीएल नहीं मेंटेन है, हम प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, हम पुअरली कंट्रोल डायबिटिक हैं, लीवर फंक्शन बराबर नहीं है, रीनल फंक्शन में क्या है, एसजीओटी क्या है, एसजीपीटी क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी सारी आती हैं लेबोरेटरी में फिजिकल फाइंडिंग में। उसी की फाइंडिंग के बेसिस पे ही हमारा मेडिसिन या जो भी हमको चीज़ें हैं वो वर्कअप प्लान करते हैं, क्या बीमारी है, क्या मेडिसिन देना है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा मेडिकेशन हिस्ट्री। जो मेडिकेशन हिस्ट्री है ये पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन का। मेडिकल कंसल्टेशन का पार्ट नहीं होता है मेडिकेशन हिस्ट्री। ये फार्मास्यूटिकल कंसल्टेशन का पार्ट होता है। ये क्या करता है कि आपका मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है, किसी मेडिसिन से आपकी एलर्जी तो नहीं है। बहुत बार के आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या उनको हिस्ट्री से पता चलता है इनको सिफा ग्रुप से एलर्जी है या डिफरेंट किसी मेडिसिन से अगर एलर्जी, तो क्या होगा, जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन आपको नहीं देगा, दूसरे क्लास की मेडिसिन देगा। या किसी मेडिसिन से आपका सीरियस कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हुआ था, एडवर्स मेडिकल इवेंट्स तो नहीं आया था, आपको मेडिसिन तो कब से लिया है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, कब से आपने मेडिकेशन स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो पार्ट होते हैं मेडिकेशन रिव्यू का पार्ट होता है, मेडिकेशन हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। इसमें डिस्क्रिपेंसी क्या क्या हो सकती है? डिस्क्रिपेंसी में आता है बिटवीन द हिस्ट्री रिकॉर्डेड बाय द मेडिकल टीम एंड दैट विच द फार्मासिस्ट इलेक्ट्स इनटू टू कैटेगरी, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल होता है where the medical team has made a decision to alter the regimen where a complete record was not obtained। unintentional, intentional और unintentional में एक होता है जानबूझ के, एक अनजाने में। तो मेडिकल टीम ने उसको अल्टर कर दिया, आपको जो मेडिसिन देना था उसको चेंज कर दिया। तो यह क्या हो गया, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन मेडिकल टीम में उसको जो भी डिसीजन था डिसीजन को अल्टर कर दिया। तो ये क्या हो गया, जानबूझ के हो गया, उनका इंटेंशनली हो गया कि हमको यही करना है। एक अनइंटेंशनल होता है कि जहाँ पे हमको कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है पहले क्या था। पहले अगर हमारा मान लो कि किसी मेडिसिन से हमारा एलर्जी है, हमको पता ही नहीं है और वो मेडिसिन दिया गया, तो क्या हो गया, अनइंटेंशनल हो गया। अगर हमको पता है कि इस मेडिसिन से इस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है,
और फिर से वो मेडिसिन दे दिया जाए, मेडिकल टीम द्वारा वही मेडिसिन दे दिया, तो क्या हो गया, इंटेंशनल हो गया, आपको जानबूझ के हुआ, जानबूझ के आपने किया कि ये मेडिसिन दिया गया। तो इस तरह से दो डिस्क्रिपेंसी होती है मेडिकेशन हिस्ट्री में। क्या क्या की कंपोनेंट होते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री के? सबसे पहले जो पेशेंट है, पेशेंट ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमको क्यों ज़रूरत है। पेशेंट ही बताता है सारी चीज़ें, वही एक्सप्लेन करता है कंसल्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आप क्या करते हैं, जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री में आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी क्लिनिकल, पहले पेशेंट बताएगा, उसके बाद जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो खुद ही इंट्रोड्यूस करेगा पेशेंट को। क्या होता है कि कम्युनिकेशन हमेशा दो तरफ से होती है, एक साइड से जो कम्युनिकेशन होता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। अगर पेशेंट आया है, पेशेंट ने बताया सब कुछ, हम उसको सुने ही नहीं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दिए, तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है उसका, जो रिजल्ट है रिजल्ट अच्छे कंडीशन में नहीं आएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका जवाब सामने से भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, वो बताएगा वो क्या है, हम क्या काम करते हैं, वो पेशेंट को बताएगा, और वो बताएगा क्या पर्पज है, कंसल्टेशन के लिए क्या पर्पज है, क्यों पेशेंट को क्लिनिकल फार्मेसी की ज़रूरत है, तो वो सारे चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। पहली चीज़ हुआ। सेकेंड चीज़ होता है आइडेंटिफाई एनी एलर्जी या सीरियस एडवर्स रिएक्शन एंड रिकॉर्ड दीज ऑन द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट, केयर नोट और पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट में कुछ फाइंडिंग होता है, कुछ उसको मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करेगा एलर्जी, कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद, हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी पेशेंट को कि इस पेशेंट को, राम को इस ड्रग को एलर्जी है या श्याम को इससे एलर्जी है, वो तो आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन वो क्या करेगा फिर, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है, जो उस पर मेडिसिन, जो भी आप लोग क्या बोलते हैं, दवा की पर्ची बोलते हो, तो उस चार्ट पे, केयर नोट्स पे, या जो भी रिकॉर्ड है पेशेंट का, मेडिकल रिकॉर्ड है, वो या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या तो मैनुअल रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब जो कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा मैनुअल रिकॉर्ड मतलब हाथ से जो बनाया जा रहा है। तो जो भी केयर नोट्स है या मेडिकेशन रिकॉर्ड है या प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है, उस पे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट नोट कर देगा क्या क्या एलर्जी है, कोई एडवर्स रिएक्शन क्या है। थर्ड पॉइंट आता है a certain information about prescribed and non-prescribed treatment harm। जो भी इंफॉर्मेशन है प्रिस्क्राइब या नॉन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फार्म का, वो सारे चीज़ें वो मेंटेन करते हैं। पेशेंट रिकॉल, मेडिकेट, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है पेशेंट रिकॉल, मेडिसिन इन द पेशेंट प्रोसेसन, रेफरल लेटर, मतलब कहीं से पेशेंट रेफर है, यूजली फ्रॉम द पेशेंट प्राइमरी केयर डॉक्टर, जो भी हमारा प्राइमरी केयर पीएचसी या जो छोटे हॉस्पिटल है उसी से ही रेफरल लेटर बनाते हैं बड़े हॉस्पिटल के लिए। कॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इशूड या रिपीट प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट, मेडिकल नोट, जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसका अगर कितनी बार दवाई रिपीट हो रही है, कितनी बार इशू हुआ है, इसके बाद उसका मेडिकल नोट्स क्या है। कॉन्टेक्ट विद द अप्रोप्रिएट कम्युनिटी फार्मासिस्ट या प्राइमरी केयर डॉक्टर, अगर बार बार वो प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी प्राइमरी केयर का डॉक्टर है, जहाँ से हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुआ था, रेफर हुआ था, वहाँ पे जो पर्सन है उस पर्सन से कांटेक्ट करना, उससे कम्युनिकेट करना क्या क्या चीज़ें हैं। इंश्योर द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड, जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो एश्योरेंस करता है, एक बार एश्योर करता है कि जो भी रिकॉर्ड है, जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन, जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन होता है एपीआई का नेम। जैसे आपका
क्लेमम 625, ये क्या हो गया, ब्रांड हो गया। क्लेमम 625 में क्या होता है, एमॉक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लोविनेट होता है या क्लोविनिक एसिड होता है। तो हमको वहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना, जेनरिक नेम करना। तो हम अगर किसी पेशेंट को दिए हैं तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, एमॉक्सिसिलिन। वहाँ पे अगर स्पेसिफिक ब्रांड के नहीं रिक्वायर्ड है तो हम जेनरिक नेम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसका डोज। डोज का कितने एमजी है, कितने एमजी का डोजिंग है, कौन सा फार्मुलेशन है, टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, उसका डोज कितना है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कब कब देना है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी क्या है, मतलब 3 दिन दवा खिलाना है, 5 दिन खिलाना, 10 दिन खिलाना, 1 महीने खिलाना, 2 महीने, कितने टाइम तक उसका ड्यूरेशन है थेरेपी का, कितने टाइम तक मेडिसिन देना है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है। इसके बाद क्या करता है, ensure items such as inhalers, eye drops, topical medicine, herbal and homeopathic remedies are included. As patient after do not consider these as a medicine. बहुत बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट इनहेलर को मेडिसिन कंसिडर नहीं करता है, आई ड्रॉप को नहीं कंसिडर। जो टॉपिकल मेडिसिन है, टॉपिकल मेडिसिन के मतलब जो हम स्किन के रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो क्रीम है, जेल है, ऑइंटमेंट है, हर्बल होम्योपैथिक रेमेडीज है, उसको क्या करता है पेशेंट, क्या करता है वो कंसीडर ही नहीं करता है मेडिसिन है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको इंश्योर करना है ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या होता है, असर्टेन द पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर। बहुत से पेशेंट क्या होते हैं कि जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन लेते ही नहीं। अगर आपने प्रिस्क्राइब किया है कि 5 दिन दवा खाना, 3 दिन ही खा के छोड़ देते हैं कि हम तो सही हो गए हैं। बट जो भी हमारा ड्यूरेशन है, मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट ड्यूरेशन होना चाहिए। जो भी डोज के टाइमिंग है, जो भी ड्यूरेशन वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जो भी पेशेंट है, पेशेंट का मेडिसिन लेने का बिहेवियर क्या है, पेशेंट का मेडिसिन लेने का बिहेवियर क्या है, वो वो भी वेरीफाई करना रहता है। उसको भी हम देखते हैं कि क्या बिहेवियर है। बहुत से पेशेंट क्या होते हैं, घर पे मेडिसिन ले गए, अगर डॉक्टर ने बोला 3 दिन तक खाना है तो दो डोज लिए, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने बोला 3 दिन तक मेडिसिन, 2 डोज लिए या 3 डोज लिए, अगर सही हो गए तो उसके बाद हम मेडिसिन नहीं लेते। तो बहुत से ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हमको हो सकता है कि ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़े। तो बहुत सी चीज़ें होती है, पेशेंट को मेडिसिन लेने का बिहेवियर वो भी वेरीफाई करना पड़ता है। कंसिडर प्रैक्टिकल इशू सच एज स्वेलिंग डिफिकल्टी। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या रहते हैं टेबलेट या कैप्सूल निगल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया जाता है, सिरप बनाया जाता है। या ओल्ड एज में भी बहुत से पेशेंट नहीं निगल पाते हैं, तो जो मेडिकेशन होता है, जो डोजेज फॉर्म डिजाइन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी किया जाता है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है जब भी अगर प्रिस्क्राइब करे, मान लो अगर कोई 2 साल का बच्चा है और एमॉक्सिसिलिन 250 mg का डोज है, या जैसे पैरासीटामॉल 15 mg पर केजी बॉडी वेट देते हैं, तो अगर मान लो कि 20 केजी का है बच्चा, तो हमारा 300 mg हो गया पैरासीटामॉल। तो हम अगर टेबलेट 250 mg का दें, बोले कि हाँ 250 mg का टेबलेट आप ले लेना, हो सकता है 2 साल या 3 साल का बच्चा वो 250 mg का टेबलेट निगल ना पाए, 250 mg का टेबलेट निगल ना पाए। तो क्या होता है, वहाँ पे हम सिरप देते हैं। तो जो पेशेंट की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल इशू है, उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। एबल टू रीड लेबल्स एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, कंटेनर प्रेफरेंस, ऑर्डरिंग अ सप्लाई प्रॉब्लम। जो इन वो है, वार्निंग्स है, लेबल पे बहुत सी चीज़ें लिखी रहती है, जो रिटेन इंफॉर्मेशन है, बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इंग्लिश में है, अगर किसी ने इंग्लिश पढ़ा नहीं है तो क्या होगा, हिंदी वाला उसको पढ़ नहीं पाता है। तो रिटेन जो इंफॉर्मेशन है, आप
बहुत से लिटरेचर होते हैं या लिफलेट होते हैं जो मेडिसिन के साथ लिटरेचर या लिफलेट डाले गए हैं, जो आप पेज देखते हो कि किसी किसी दवा के साथ एक एक दो दो पेज का कुछ उस पर इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, और सबकी यहाँ पे हैबिट क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन पढ़ते नहीं और ऐसे ही फेंक देते हैं। जो पढ़ भी सकता है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ता है। जो नहीं पढ़ने जो जो एबल ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं। तो जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन है, कंटेनर का प्रेफरेंस है और जो भी सप्लाई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को कंसीडर करना पड़ता है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में होना चाहिए, एक ही फॉर्मेट में वो हिस्ट्री या डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार हम वो फॉर्मेट चेंज करते जाएं, वो फॉर्मेट चेंज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार आपने किसी फॉर्मेट में लिखा, किसी में आपने एक फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो हमको पेशेंट के रिगार्डिंग लिखना है, पेशेंट का हिस्ट्री लिखना है या मेडिकेशन हिस्ट्री लिखना है, तो मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आया बस नाम लिख दिए, दूसरे लोग आए बस नाम लिख दिए, एज लिख दिए, तीसरे आए नाम लिखे, एज लिखे, उसका जेंडर लिखे। तो जो भी हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेशन की जो हिस्ट्री है, वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होने चाहिए। जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन एक राइट वे में होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी अगर एडवर्स इंफॉर्मेशन हुआ या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हुई, डिस्क्रिपेंसी किसके बीच में, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, रिकॉर्डेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशन, और हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री है या मेडिकेशन जो हिस्ट्री, उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है उसको नोट डाउन करना है। डिस्क्रिपेंसी का जो भी इंटेंशनल है फ्रॉम पेशेंट, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ या मेडिकल नोट, जो भी अगर इंटेंशनल है तो उसको भी हमारा वेरीफाई होना चाहिए क्यों हुआ, क्या हुआ। communicate non-intentional discrimination to the prescriber। जो नॉन इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था, अगर वो चीज़ें होती है तो जो भी डॉक्टर उसको अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो हम वो चीज़ें उस डॉक्टर को, फिजिशियन को कम्युनिकेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो। डॉक्यूमेंट एनी अदर important medication related information in appropriate manner, for example implement implication of the chronic renal failure, dialysis, long term steroid treatment। जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना चाहिए।